तो ये इतना हो गया। देखो हम लोग ने 4 फॉरेन डायनेस्टी देखी, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कौन से किए वो भी देखिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, वो कनिष्क जो थे ना, कनिष्क के बाद एक आए कुइस्ट, और भी ऐसे तमाम बड़े बड़े राजा आते रहे। फाइनली क्या हुआ, ये जो डायनेस्टी है क्या कहते हैं, कुषाण डायनेस्टी है, वो कमजोर हो गई। और फिर जाहिर सी बात है, रियासत कमजोर हो जाती है तो किसी दूसरे इंसान को मतलब क्या जगह लेनी आवश्यक है। और इसीलिए कुषाण रियासत के जो कमांडर थे भारत में, कुषाण रियासत के जो कमांडर थे भारत में, स्पेशली कहां पर, अयोध्या। अयोध्या यानी क्या, मॉडर्न डे यूपी फैजाबाद। अयोध्या में जो सबसे बड़े कमांडर थे इनके, ठीक है, उनका नाम था श्री। ठीक है, जनता को आज तक पता नहीं चल पाया कि उनकी रियल पहचान क्या है, इसलिए हिस्टोरियंस ने उनके आगे नाम क्या लगा दिया, गुप्त या गुप्ता, श्री गुप्ता। समझ में। तो श्री गुप्ता साहब ने और इनके बेटे थे घटोत्कच गुप्ता। घटोत्कच गुप्ता। तो घटोत्कच गुप्ता और श्री गुप्ता जो पुराने जमाने में किसी टाइम पे कुषाण रियासत के कमांडर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी नई रियासत का निर्माण किया। वो रियासत क्या कहलाई, गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी ने इस देश पे 200 सीई से लेकर 600 सी तक हुकूमत की। समझ में। अब जरा हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आपने कभी इसका नाम सुना है क्या, ये मतलब ये दिवाली में हम लोग है ना, ये अलग ही कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, हिंदू कैलेंडर, साका कैलेंडर, साका। और दूसरा कैलेंडर होता है ये विक्रम संवत कैलेंडर। नोटिस करना, मम्मी डैडी से पूछना, वो फाल्गुन ज्येष्ठ, वो क्या, वो 11 और पता नहीं क्या क्या होता है, वो चतुर्दशी और ये सब एकादशी कुछ तो रहता है ना वो सब। तो हम लोग है ना 2 कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, विक्रम संवत। संवत का मतलब होता है कैलेंडर, और दूसरा है शाका संवत। शाका संवत। क्या हुआ, विक्रम संवत जो कैलेंडर है ये तकरीबन 58 बीसीई में चालू होता है। शाका संवत है वो 78 बीसीई में चालू होता है। समझ में आप लोग को। होता क्या, देखो मैंने आप लोग को क्या बताया, कैलेंडर का निर्माण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैलेंडर कहीं से भी कुछ भी शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है आप बहुत बड़े महान इंसान हैं, तो आप अपने बर्थ डेट से इस दुनिया का पहला दिन मान के चल सकते हैं। और लेट से आप 20 साल के हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि सो एंड सो नेम, अभी लेट से मेरा बर्थ ईयर है 1990 और मुझे लगता है मैं बहुत महान इंसान हूं। तो आज 2021 है, तो विनोद 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 संवाद कैलेंडर बन जाएगा। ठीक है, और आज ये धरती का 31st ईयर है। ठीक है, तो इस क्योंकि देखो टाइम ऐसी चीज है, टाइम कहां से फ्लो हो रहा है वो पता नहीं चलता। टाइम समझ में है आप लोग को, क्योंकि टाइम कोई एग्जैक्टली कोई क्वांटिटी नहीं है। तो कोई भी राजा आता है, उस राजा को लगता है उसने बहुत बड़ा तीर मारा है जिंदगी में, तो वो अपने नाम के हिसाब से और अपने कुछ खास इवेंट के हिसाब से अपना कैलेंडर बनवा देता है। समझ में। वैसे कुछ हुआ भी, क्या हुआ भारत में, ये ये एक बहुत बड़े राजा थे किसी जमाने में हमारे देश में, उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में, जिनका नाम था विक्रम, राजा विक्रम। राजा विक्रम ने क्या किया था, ये ग्रीक्स, शाकाज, पार्थियंस और ये कुशांस को एक के बाद एक के बाद एक के बाद हरा दिया था। और इनको बोला कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग को यहाँ के लोकल रिलीजन में, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना होगा, नहीं तो हम लोग तुमको मार डालेंगे। क्योंकि इनको पता था कि विदेशी रिलीजन में रहेंगे तो ये लोग क्या मतलब देश का कबाड़ा कर सकते हैं। सो दे हैव टू बी टेकन इनटू द
टेकन इनटू द इंडियन फोल्ड। तो फिर इन्होंने क्या किया, तो यूरोप जब सबके सब हार गए तो फिर इन्होंने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म अपना लिया, समझ में। और फिर विक्रम साहब ने, महाराज विक्रम ने ये बोला कि आज से एक नए भारत का निर्माण हुआ है। तो मैं आज के दिन मतलब आज का दिन नहीं, उस जमाने का दिन, उस दिन से मतलब एक नए कैलेंडर, एक नए दौर, एक नए युग का निर्माण होगा। और इसी युग का निर्माण इन्होंने क्या बोला, 58 58 कभी बीसीई। ये 58 ईयर कहां से आया, बाद में फिलोसोफर्स को पता चला कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 58 ईयर्स पहले इन्होंने विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत की थी। तो ये क्या बन गया, 58 सीई वाला विक्रम संवत बन गया। वैसे ही एक है शाका संवत, ठीक है। एक है रुद्र दमन कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए, ठीक है, वो साइकियन वाले, कि उनको लगा कि यार मैं क्या करता हूं, मैं जिस दिन राजा बना हूं और जिस दिन से मैंने ये तय किया है कि मैं ही आज से सबसे बड़ा परम भागवत, हर राजा खुद को बड़ा भक्त बताने की कोशिश किया करता था ताकि जनता के सामने वो एक्सेप्टेंस हासिल कर सके, ठीक है। तो रुद्र दमन ने ये बताया कि मैं परम भागवत हूँ और मैं शुद्ध संस्कृत का ही आज के बाद इस्तेमाल करूंगा, और आज के बाद मैं एक नए दौर की शुरुआत करता हूँ। और 78 बीसीई से इन्होंने किसकी शुरुआत की, साका संवत। और ये यहाँ के लोकल हिंदुओं से ज्यादा बड़े हिंदू बन गए, ठीक है। और इसीलिए तब से हिंदुइज्म में जो शाका कैलेंडर है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये चैत्र शुक्ल भाद्रपद ये सब जो भी है ना, ये सब इन्हीं का ही दिया हुआ, समझ में। और एक दूसरा कैलेंडर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है संवत कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर। साका कैलेंडर इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे देश में कुल मिला के 19 अलग अलग कैलेंडर हैं जो अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैनिज्म में अलग कैलेंडर है, ठीक है, बुद्धिज्म में अलग कैलेंडर है। फिर बाद में हमारे देश में शाहजहां का भी एक अलग कैलेंडर था, अकबर का अलग कैलेंडर था। फिर बहुत सारी रियासतों के अलग अलग कैलेंडर थे, वो जहां से जब आप शुरू कर दे वहीं से, ठीक है। प्रोवाइडेड आप एक महान इंसान होने चाहिए, आपको लगता है आप एक महान इंसान है तो गो फॉरवर्ड, प्लीज स्टार्ट योर ओन कैलेंडर। प्रॉब्लम ये है कि कितने लोग होंगे इस दुनिया में जो आपका कैलेंडर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब बड़ा आईएएस ऑफिसर बनना पड़ेगा, तो पढ़ो उसके लिए। तो वन मोर इंसेंटिव टू बिकम अ सिविल सर्वेंट इज दैट यू कैन गेट टू स्टार्ट योर ओन कैलेंडर, ठीक है। तो कीप एंजॉयिंग एंड कीप ड्रीमिंग। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी की। वो इतना बस याद रखना, वो जो विक्रम थे ना जिन्होंने सब लोग को हराया था, उनका नाम समाज में इतना बड़ा बन गया कि इसके बाद जो भी राजा आता वो कोई बहुत बड़ा मतलब तीर मारता जिंदगी में, बहुत बड़ा कोई कार्य करता, तो वो हर कोई खुद को विक्रम बताता। और वो कितना बड़ा खुद को विक्रम बताता, सूरज कितना बड़ा। और हर कोई अपना टाइटल क्या लेना चाहता, विक्रमादित्य। विक्रम का मतलब होता है बेटा ब्रेवरी, और आदित्य, आदित्य का मतलब होता है सन, यानी सन, यानी एक सूरज जितना तेज और सूरज जितना प्रतापी राजा, वो क्या कहलाता, विक्रमादित्य, ठीक है। तो सभी राजे महाराजे अपना टाइटल क्या लेने लग गए, विक्रमादित्य। पता है जैसे कि ग्रीक राजाओं में, रोमन राजाओं में ये टाइटल लिया जाता है ना, सेजार, सेजार, जूलियस सेजार, ऐसे ऐसे नाम, ठीक है। तो वैसे इंडिया में क्या, विक्रमादित्य नाम लिया जाए। यार पुराने राजा महाराजा सब स्टाइल मारने के लिए क्या करते थे, इनका बहुत कम इंपॉर्टेंस हुआ करता था। आप आगे बढ़ो। गुप्ता डायनेस्टी 200 से लेकर 600 सी तक इन्होंने हुकूमत की इस देश के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, हमारे देश को काफी अच्छा ये मतलब स्टेबिलिटी वाला पैटर्न दिया, ठीक है। इनके टाइम पे सबसे पहले राजा कौन थे, श्री गुप्ता। दूसरे राजा का नाम क्या था, घटोत्कच गुप्ता, घटोत्कच गुप्ता, ठीक है, हो गया।
घटोत्कच गुप्ता और उनके डैडी श्री गुप्ता ये क्या थे, कुषाण रियासत के कमांडर हुआ करते थे। लेकिन जब घटोत्कच गुप्ता के लड़के चंद्र गुप्ता, मौर्य नहीं चंद्र, ठीक है, जब ये राजा बने तो इन्होंने बोला अब कुषाण नहीं रहे, कोई नहीं रहा, अब मैं खुद का ही राजा खुद हूं। और तभी से ही इन्होंने खुद का नाम क्या लिया, महाराज अधिराज, कि एक महाराजा जिसने बाकी राजाओं को अपने अधीन बनाया हो। ठीक है, तो चंद्रगुप्ता पहले प्रॉपर राजा इनको कहा जा सकता है, समझना। हालांकि ओरिजिनलिटी इन्होंने शुरुआत की थी श्री गुप्ता ने। तो चंद्रगुप्ता, फिर इनके बाद एक राजा आते समुद्रगुप्ता, वेरी टैलेंटेड। समुद्रगुप्ता के आगे आते हैं चंद्र द सेकंड, और इन्होंने क्या नाम ले लिया, विक्रमादित्य। इसके बाद कौन आते हैं, कुमार गुप्ता। इनके बाद आते हैं स्कंद गुप्ता। उनके बाद कौन आते हैं, नरसिम्हा गुप्ता। और फिर लास्ट में आते हैं भानु गुप्ता। और भी बीच में साधारण राजा आते हैं, लेकिन इतने दमदार राजा नहीं आते, जैसे कि क्या, कुरु गुप्ता, रामा गुप्ता, बुद्ध गुप्ता, ये लोग इतने दमदार नहीं थे। मेन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, चंद्रा द फर्स्ट, समुद्र गुप्ता एंड चंद्रा द सेकंड। समझ में आप, बढ़ते हैं आगे। तो श्री गुप्ता और घटोत्कच गुप्ता ये तो चलो हो गए, ये तो मैंने आपको बता दिया, इनमें ऐसा कुछ बहुत खास नहीं था। अब हम लोग प्रॉपर बात करेंगे चंद्रा की। चंद्र चंद्र अब चंद्र जो थे ना, चंद्र ने ये ऐलान कर दिया कि अब कुषाण नहीं रहे इस देश में, तो अब से मैं ही यहाँ का क्या हूं, बेताज बादशाह हूं। और इसीलिए फिर इन्होंने क्या टाइटल हासिल किया, महाराज अधिराज। ठीक है, बाकी छोटे मोटे राजाओं को अपना अधिपत्य जोर जबरदस्ती या प्यार मोहब्बत से स्वीकार्य करवाने वाला कौन कहलाता है, महाराज अधिराज, याद रखना। ठीक है, इन्होंने, जैसे पुष्यमित्र शुंग साहब ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे, वैसे इन्होंने भी एक बहुत फेमस यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का बहुत सारे हिस्टोरियन, ये विदेशी पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि इसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है, जिन लोगों के कल्चर में ये सब ऐसी मन गढ़ंत बातें हैं, वो लोग कुछ भी बोलते हैं, उनको कुछ अक्ल नहीं। अश्वमेध यज्ञ का एक सिंपल सा लॉजिक ये था कि आप क्या करेंगे, आप अगर बहुत बड़े महाराजा हैं तो आप अपना एक घोड़ा छोड़ेंगे, और आप जहां तक उसको एक दिन के लिए सुबह से लेकर शाम तक, शाम ढलने तक, आप वो जहां तक वो ट्रैवल करेगा, तो उस सारी दिशाओं में वो जितने भी राजा हैं वो सब के सब आपके अधीन हो जाएंगे। किसी भी राजा ने उस घोड़े को अगर पकड़ने की कोशिश की, उस घोड़े के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी कि ये इसका घोड़ा है, आपने पकड़ा तो आपको इसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। समझ में आप लोग को, तो ये बात थी। इज इट अंडरस्टूड? अश्वमेध यज्ञ का और मेन काम क्या था, देखो अभी लेट से आप हैं, आप मीरा रोड के राजा हैं, ठीक है, यू आर द राजा ऑफ मीरा रोड, और आपको कल अश्वमेध यज्ञ करवाना है। तो आप क्या करेंगे, आप घोड़ा छोड़ेंगे, और घोड़ा छोड़ेंगे, जो कोई घोड़ा जाएगा विरार तक, कोई घोड़ा जाएगा दहिसर तक, फिर वही घोड़ा जाएगा, मतलब आप समझ लो सपाड़ा और धाणु तक। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर अगर किसी भी राजा महाराजा ने मतलब कोशिश की आपका घोड़ा पकड़ने के लिए, तो आप उसको हरा तो दोगे, क्योंकि आप मीरा रोड वाले हैं, तो मतलब ये टेकन एज ग्रांटेड है कि आप बहुत दमदार राजा हैं। लेकिन कल कोई चर्च गेट का राजा अगर अपना अश्वमेध छोड़ेगा, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ेगा, और वो मीरा रोड तक आ गया, तो क्या आप उसके घोड़े को पकड़ने की जरूरत करेंगे? एब्सोल्युटली नो। ठीक है, तो यही बात है कि बेसिकली आप उसका अधिपत्य स्वीकार कर लेंगे कि आप बड़े भाई हो और हम लोग छोटे भाई हैं, या तो फिर आपको आपको क्या मतलब जंग करनी पड़ेगी, और जंग में इतने लोग शहीद हो के वो अच्छी बात भी नहीं है।
क्योंकि लोग जंग में सिर्फ लोग ही शहीद नहीं होते, महिलाएं भी विधवा हो जाती है, जो कि सही बात नहीं। इज इट अंडरस्टूड? अश्वमेध यज्ञ को सिर्फ अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता था। अपने आपके राज्य में अगर कुछ बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता था, आपके राज्य में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमारी आ जाती थी, बहुत ज्यादा मतलब कुछ दोष हो जाता था, कुछ ग्रहों का कुछ विकार आ जाता था, कोई विकट परिस्थिति आ जाती थी, क्या अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। दिस इट डिड नॉट इंक्लूड हॉर्स सैक्रिफाइस। लेकिन ये आजकल के हिस्टोरियंस ने ये ऐसे बोल के रखा है, इसलिए लोग अनपढ़ की तरह यही फॉलो करते जा रहे हैं, हॉर्स सैक्रिफाइस, हॉर्स सैक्रिफाइस, हॉर्स सैक्रिफाइस। मैं आपको एक बेसिक लॉजिक देता हूं, ठीक है? रामायण में ना, रामायण में एक श्लोक है, वो श्लोक क्या बोलता है कि एक ऋषि मुनि की हत्या करना, एक ऋषि मुनि की हत्या करना 1000 काऊ को मारना के बराबर है और 100 घोड़ों को मारने के बराबर है, ऐसा कुछ है, इक्वेशन बोल के रखा है। किसी को तो मारना मतलब कितना बड़ा पाप है, तो मतलब 100 घोड़े और 1000 काऊ, तो इसका मतलब क्या है, वेटेज किसका ज्यादा है? घोड़ों का, यानी एक घोड़ा यानी 100 काऊ या 10 काऊ। बेसिकली मतलब क्या है, आपको अच्छी तरीके से पता है, गाय जो है इसको मतलब कत्ल करना कंप्लीटली वर्जित है हमारे ये पुराणों में, श्लोकों में, शास्त्रों में और वेदों में, ठीक है? तो आप जब सोच लो, काऊ को मारने पे इतना बड़ा मतलब प्रोहिबिशन है, तो घोड़े को मारने के ऊपर कितना प्रोहिबिशन होगा। दूसरी मेन चीज, हॉर्स इंडियन जानवर नहीं है स्टूडेंट्स, ये विदेशों में पाया जाता है। तो कोई क्यों विदेशों से इतना जो महंगा घोड़ा आता है उसको क्यों आदमी कत्ल करेगा? कुछ लॉजिक का बात है क्या? आप खुद सोच के देखो ना। लेकिन आज भी फिर भी मतलब क्या लोग, मतलब क्या रट्टा मार टाइप की मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए लोग गलत पढ़ रहे हैं और गलत पढ़ा रहे हैं और गलत समझ के आगे चल रहे हैं। बिना सर पैर का एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश का, ठीक है? तो बात यही हो जाती है, ठीक है? तो हॉर्स सैक्रिफाइस इज नॉट देयर, लेकिन यूपीएससी बोलता है तो पढ़ो, ठीक है? अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद इन्होंने क्या टाइटल ले लिया? चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट यानी एम्परर, सबसे बड़ा महाराज देश का, और चक्रवर्ती यानी चारों दिशाओं में, जैसे वो घोड़ा अलग अलग दिशाओं में गया तो वैसे हर दिशाओं में इसकी ख्याति मौजूद है। समझना, जो राजा अमीर हुआ करते थे वो एक दिन का चक्र ये अश्वमेध ऑर्गेनाइज करते थे। अगर आप ज्यादा अमीर हैं, आप मीरा रोड वाले हैं, तो शायद आप एक दिन का मतलब अश्वमेध करवाएंगे। आप अगर चर्च गेट वाले हैं तो शायद एक हफ्ते का या एक महीने का। ये लोग बहुत अमीर राजा थे, ठीक है? ये लोग डायरेक्टली दिल्ली वाले थे, तो इन्होंने डायरेक्टली एक एक साल का अश्वमेध करवाते थे लोग, कि एक साल तक जहां पर जितना भी घोड़ा भागा वो ऐसा हो जाएगा। कुछ कुछ रेयर केसेस में क्या होता था, कुछ लोग क्या करते थे, वो घोड़े को मार डालते थे वो राजा को चिढ़ाने के लिए, और मतलब वो थे एकदम खराब लोग, तो उनको समाज से बेदखल कर दिया जाता, ठीक है? हमारे देश में ये अश्वमेध की शुरुआत लिख के रखी हुई है ऋग्वेद में, ठीक है? ऋग्वेद में लिख के रखी हुई है, और ऐसा कहा गया है कि पहला अश्वमेध करवाया था महाराज भरत ने, जिनके नाम पे अपने देश का नाम पड़ा हुआ है, भारत। महाराज भरत कौन थे? महाराज भरत महाराज दुष्यंत, महाराज दुष्यंत और ये जो देवी शकुंतला आई थी, शकुंतला ना, शकुंतला या उर्वशी, आई डोंट नो, शकुंतला शायद से, माता ये शकुंतला आई थी, चेक करना पड़ेगा, आप लोग देखना, चेक करना। हु वाज द वाइफ ऑफ किंग दुष्यंत। तो इनके मतलब जो इनका जो प्रोजेनी थे वो हमारे देश के पहले चक्रवर्ती सम्राट बने, और ऐसा कहा जाता है इन्होंने पहला अश्वमेध करवाया था। हमारे देश का आखिरी अश्वमेध किसने करवाया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे देश में 1737, यानी आज से हार्डली 200-250 साल पहले, 1737 एंड 1742, ये 5 सालों में बैक टू बैक हमारे देश के जो महाराज हैं, महाराज सवाई जयसिंह द सेकेंड, जयसिंह जी द सेकेंड ऑफ जयपुर घराना, जयपुर यानी आमेर, इन्होंने देश का आखिरी 2 अश्वमेध करवाया था, ठीक है? और तब से इनकी ख्याति बहुत ज्यादा अमीर हो गई,
और इन्होंने अपने कैपिटल को भी बहुत अच्छा बनाया, और तब से ही देखो राजस्थान का जो मेन कैपिटल है आज भी सबसे बड़ा, जो नेचुरली एक स्मार्ट सिटी है, हिस्टोरिकली एक स्मार्ट सिटी है, वो क्या है? जयपुर। तो समझ में ये याद रखना, देश का आखिरी अश्वमेध किसने करवाया था? महाराजा सवाई श्री जयसिंह जी द सेकंड ने। ठीक है, वो कहाँ के थे? जयपुर के राजघराने के मेन अधिपति थे, यानी महाराज थे। आगे बढ़ते हैं। ये महाराज चंद्र द फर्स्ट थे स्टूडेंट्स। इनकी पता है खास बात क्या थी? इनकी वाइफ का नाम था कुमार देवी। कुमार देवी। और ये कुमार देवी मैडम देश की पहली ऐसी रानी थी, ठीक है, जिनका सिक्कों के ऊपर इमेज पाया जाता है। चंद्र द फर्स्ट के जो सिक्के हैं उनमें उनकी इमेज, उनके बाजू में उनकी वाइफ की इमेज, ठीक है, ऐसी बताई जाती है, देखी जा सकती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कुमार देवी मैडम देश की पहली राजमाता थी, पहली ऐसी एम्प्रेस थी जिनका सिक्कों पे पहली बार जिक्र आता है। तो आप कह सकते हैं चंद्र द फर्स्ट जो थे वो एक बहुत बड़े फेमिनिस्ट राजा थे। वो महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान किया करते थे और अपनी वाइफ को उन्होंने अपने सिक्कों के साथ, अपने इमेजेस के साथ शामिल किया। इज इट अंडरस्टूड? आगे बढ़। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे, इन्हें कहा जाता है अ हीरो ऑफ 100 बैटल्स। कि इन्होंने, ऐसा कहा जाता है, इन्होंने अपने जिंदगी में सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी और आज तक कभी नहीं हारे। ठीक है, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है इंडियन नेपोलियन। नेपोलियन कौन था? फ्रांस के बहुत बड़े राजा थे। ठीक है, 19th सेंचुरी के बहुत बड़े फेमस राजा थे। नेपोलियन ने फ्रांस के ऊपर हुकूमत की 1799 से लेकर 1814 तक। ठीक है, हालांकि हालांकि नेपोलियन ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी जंगें हारेगी और कायदे से ये पुराने हैं, तो नेपोलियन को बोलना चाहिए फ्रेंच समुद्रगुप्त। लेकिन क्योंकि विदेशी अंग्रेजी लोगों ने हमारी हिस्ट्री लिखी है, हमने हमारी हिस्ट्री नहीं लिखी है और सब विदेशियों को कॉपी मारा है, तो इसीलिए हम लोग को उन्हीं का ही गुणगान करना पड़ता है। और समुद्रगुप्त साहब को हीरो ऑफ 100 बैटल्स और इंडियन नेपोलियन बोलने वाला आदमी कौन है? एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिनका नाम था वी ए स्मिथ, यानी कि क्या? विंसेंट अलेक्जेंडर स्मिथ। इनके एक स्टूडेंट से बहुत ही फेमस शाही दरबारी थे। उन शाही दरबारी जी का नाम था स्वामी हरिसेन जी। स्वामी हरिसेन जी ने इनकी ख्याति, यानी इनकी मतलब समाज में इज्जत, उसको एक कविता के माध्यम से दर्शाया है। ये बहुत बड़े पोएट थे और इन्होंने इस पोएट्री को इलाहाबाद में जो प्रयाग पिलर है, जो लोहे का जो पिलर है, लोहे का नहीं, आयरन पिलर, जो आयरन स्टोन पिलर जो है, उस पे इसे इंस्क्रिप्शन में के तौर पे इसको बनाया गया। तो इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? यूलॉजी, यानी किसी के सम्मान में लिखी जाने वाली पोएट्री। तो प्रशस्ति यानी यूलोजाइज करना, यानी तारीफ करना। तो ये जो पोयम है वो प्रयाग प्रशस्ति पिलर जो है उसके ऊपर लिखी है। उसकी रचना किसने करवाई है? स्वामी हरिसेन जी ने। स्वामी हरिसेन जी के ऊपर 100 वर्ड लिख के लाई है। प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर 100 वर्ड लिख के लाई है। एग्जाम में ये बहुत बार आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके इनका एक्चुअली ये सपना था कि ये जो छोटा नागपुर प्लेटो है ना, छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो यानी आप समझ लो झारखंड, झारखंड छत्तीसगढ़ वाले ये जो इलाके ना, जंगली इलाके, यहाँ पर ये मैक्सिमम कैप्चर कर ले जंगली इलाकों में। और लेकिन प्रॉब्लम क्या थी जंगली इलाकों में? आप ये देख सकते हैं कि वहां पर फोर्सेस लेके जाना
सही नहीं था, क्योंकि वहां पर फोर्सेस आप लेके जाएंगे तो वहां पर लोग क्या, मैक्सिमम लोग सांपों के काटे जाने से मर जाएंगे, क्योंकि सब है ना, ये है जंगल का इलाका है। तो इन्होंने क्या एक चाल चली, इन्होंने एक ट्रिक किया, और जंगलों के मतलब जो राजे थे, उनकी बेटी, उनकी बेटी का नाम था कुबेर देवी। कुबेर देवी, कुबेर देवी, कुबेर देवी जो थी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो जंगली इलाके हैं ना, उनके मतलब राजकुमारी थी, इनके साथ शादी कर ली। तो इस तरीके से जो देश में मतलब जो जंग फसाद वगैरह करके जो इनको इलाका कैप्चर होता, तो इन्होंने बेस्ट चांस क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने वो कुबेर देवी के साथ शादी कर ली, तो वो इलाका भी अब इन्हीं का ही हो गया, इनके ससुर जी का था, बेसिकली इन्हीं का हो गया। और ठीक है, ये एक बहुत बड़े मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। मल्टी टैलेंटेड लोगों को पॉलीमैथ कहा जाता है। पॉलीमैथ यानी हर फील्ड का इन डेप्थ नॉलेज होना। ये एक बहुत बड़े राइटर थे, ये एक बहुत बड़े हंटर थे, ये एक बहुत बड़े रिसर्चर थे, ये एक बहुत बड़े हथियार चलाने वाले थे, ये एक बहुत बड़े शिकारी थे, ये और भी इनके बहुत सारे टैलेंट थे, ये बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। तो इनके 8 अलग अलग टैलेंट, इनके 8 अलग अलग टैलेंट 8 अलग अलग सिक्कों के माध्यम से, सोने के सिक्कों के माध्यम से दिखाए जाते हैं। उनमें इमेजेस हैं, अलग अलग पोजेस में। अब हो सकता है ये सिर्फ सिर्फ पोज कर रहे हो, इनमें वाकई में वो टैलेंट ना हो, लेकिन फिलहाल तो हमें ऐसा कोई भी मतलब ये नहीं ये पता चला है कि ये सिर्फ झूठ मूठी अपना सिर्फ पोज देके ही फोटो खिंचवा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी तक के लिए तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि इनमें 8 अलग अलग टैलेंट, ठीक है। तो इसीलिए 8 डिफरेंट गोल्ड कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्ता, ये एग्जाम में बहुत आता है, 250 वर्ड्स होमवर्क, समझना। तो आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त साहब का हो गया टाइम, और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है वो है चंद्र द सेकंड। इन्होंने क्या टाइटल ले लिया अपने साथ, इन्होंने बहुत बड़े बड़े मतलब काम किए जिंदगी में। सूर्य की तरह प्रतापी, यानी क्या, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो थे, इनके शाही दरबार में 9 रत्न थे, तेल नहीं, इंसान। 9 रत्न, जैसे बादशाह अकबर के शाही दरबार में 9 रत्न थे, वैसे इनके भी शाही दरबार में 9 रत्न थे। हर कोई 9 रत्न में अलग अलग टैलेंट था। देखते जरा कौन कौन से टैलेंटेड लोग थे। एक थे स्वामी कालिदास जी। स्वामी कालिदास एक बहुत बड़े प्ले राइट थे, राइटर। उन्होंने अभिज्ञानम शकुंतलम, उन्होंने लिखी विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभव, ऋतु संहार, और ऐसी तमाम सैकड़ों इन्होंने ऐसी किताबें लिखी, ठीक है। तो ये बहुत बड़े टैलेंटेड इंसान थे, इनके ऊपर 100 वर्ड लिख के लाइए, एग्जाम में बहुत आएगा ये। दूसरा, और क्या, इनके शाही दरबार में हरिसेन जी भी थे। हरिसेन, स्वामी हरिसेन जी क्या थे, बहुत बड़े कवि थे, कवि। एक और थे धन्वंतरी, स्वामी धन्वंतरी। स्वामी धन्वंतरी बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अमर सिम्हा, एक थे अमर सिम्हा। अमर सिम्हा साहब ने इस देश में पहली बार संस्कृत ग्रामर के लिए, ठीक है, अमरकोश नाम की किताब लिखी, डिक्शनरी थी ये। बेसिकली ही वाज अ लेक्सिकोग्राफर। व्हाट इज द फील्ड ऑफ लेक्सिकोग्राफी? इट मींस द राइटिंग ऑफ डिक्शनरीज। समझ में, याद रखना, इंप्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, एक थे स्वामी कहापनक। स्वामी कहापनक, स्वामी कहापनक जो थे, वो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर। वो स्टार सिस्टम को स्टडी किया करते थे, और सही मतलब जो ये है ना, सही क्या कहते हैं, सही मौके के ऊपर कमेंट हमेशा किया करते थे कि आज ये क्षण अच्छा है, आज ये ओकेजन अच्छा है, आज आप ये प्रकार का यज्ञ वगैरह करवा सकते हैं। फिर एक थे स्वामी शंकु। स्वामी शंकु, स्वामी शंकु जी बहुत बड़े एक आर्किटेक्ट थे, ठीक है, आर्किटेक्ट थे।
पुराने जमाने में जितने भी मंदिर वगैरह बनाए जाते थे वो सब इन्हीं की किताबों के ऊपर जो फंडामेंटल्स देके रखे थे ना, आर्किटेक्चर के, ग्राउंड कैसा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग कैसी होनी चाहिए, कौन सा सीमेंट क्या मटेरियल मिलना चाहिए, ये सब इन्हीं की देन। फिर एक और एक साहब थे जिनका नाम था वेताल भट्ट। ये एक बहुत बड़े मैजिशियन थे, ठीक है। इन्होंने ही किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था, मंत्र शास्त्र। आज की तारीख में जितने भी जादूगर है ना, ये बाबा बंगाली टाइप के, सब ये मंत्र शास्त्र पढ़ के ही बहुत बड़े तांत्रिक बनते हैं, ठीक है। और फिर एक थे वेरी फेमस, वराहा रुचि एंड वराहा मिहिर। वराहा रुचि और दूसरे थे वराहा मिहिर। वराहा मिहिर ने तो आप जानते होंगे, बहुत फेमस किताब लिखी थी, ठीक है, पंच सिद्धांतिका, यानी कि जो प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर ये किताबें लिखते थे। ही वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, स्टार सिस्टम्स का स्टडी किया करते थे। फिर एक और वराहा रुचि, ये एक बहुत बड़े अगेन राइटर थे और ग्रामेटिशियन थे, ग्रामर के ऊपर किताबें लिखते थे, समझ में। इसके अलावा महाराज चंद्रगुप्त ये सेकंड ने बहुत ज्यादा ये यज्ञ वगैरह किए, बहुत सारे देश के दुश्मनों को खत्म किया, और इसीलिए इनका इतना प्रताप बढ़ गया कि इन्होंने टाइटल क्या हासिल कर लिया, विक्रमादित्य। समझ में। आप भी कल बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बन गए और आपने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, देश में गरीबी मिटा दी, तो लोग आपको भी मतलब ये क्या कहते हैं, सम्मान के साथ आपको क्या कहेंगे, विक्रमादित्य, ठीक है। लेकिन वो सब होने से पहले पढ़ाई करो। ये जितने भी बाबा जी का नाम मैंने आपको बताया है, सबके ऊपर 100 वर्ड लिखना जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये हुआ कि इनके बाद जो महान राजा है उन साहब का नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जी ने बहुत फेमस लाइब्रेरी का निर्माण किया था, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी का, 567 में। और ये जो थी, इसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, नालंदा, पाटलिपुत्र में नालंदा। नालंदा को बाद में जला डाला गया क्योंकि विदेशी डाकू लुटेरे वो नहीं चाहते थे कि हम लोग का मतलब क्या, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस हो, क्योंकि वो लोग खुद अनपढ़ थे तो वो चाहते थे हम भी अनपढ़ रहे। खैर, नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर 250 वर्ड लिख के लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। कुमारगुप्त जी भी फिर बाद में लड़ते 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 शहीद हो गए। इनके बेटे स्कंदगुप्त, ठीक है, ये भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए, किसके खिलाफ, हंस के खिलाफ। हंस ये डाकू टाइप के लुटेरे थे, ये लोग जिंदा इंसानों को खा जाते थे, दे वर मोर लाइक ज़ॉम्बीज, ठीक है। ये लोग सबके सब निकले थे हंगेरी से, हंगेरी से। हंगेरी सेंट्रल यूरोप में एक छोटा सा कंट्री आता है। इनका सबसे बड़ा लीडर था अटीला। अटीला ने जो रोमन एम्पायर है उसको बर्बाद कर डाला था, समझ में आप लोगों को, रोमन एम्पायर को बर्बाद कर डाला था। भारत में जो हंस आए उनका नाम था तोरामन, तोरामन और मिहिरकुल, ये बाप बेटे थे और ये बहुत खतरनाक टाइप के डाकू थे, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ स्टूडेंट, फाइनली क्या हुआ, स्कंदगुप्त के बाद एक खतरनाक राजा आए, नरसिम्हा गुप्त। नरसिम्हा गुप्त, उन्होंने मिहिरकुल को मार डाला। और फिर इनके बेटे भानुगुप्त, भानुगुप्त ने इनको मार डाला, तोरामन को। और इस तरीके से दुनिया में जो ये कहर आया हंस का, हंस जैसे डाकू लीडरों का, उनको फाइनली खत्म किया जा सका, ठीक है। स्तनगुप्त ने भी एक बहुत फेमस जंग लड़ी थी, कुछ 467 में, मतलब एक दूसरे कोई स्तनगुप्त थे, कोई तो थे मतलब। और एक जंग लड़ी थी, वो थी बैटल ऑफ मथुरा। उस मथुरा में, मथुरा की जंग में बहुत ही भयंकर जंग लड़ी गई थी गुप्ताओं के बीच में और हंस के बीच में। तो फाइनली गुप्ता लोग जीत गए। तो ये लोग के दो जो खतरनाक मतलब जो राजे महाराजे थे भारत के, उनको देखकर ये जो हंस वगैरह के जो लीडर्स मारे गए, तो जो छोटे मोटे लीडर्स थे वो लोग डर गए और फिर फाइनली उन्होंने बोला कि होश में आ जाओ और हमें भी क्या, हिंदुइज्म जैनिज्म और बुद्धिज्म अपना लेना चाहिए और शांत स्वभाव का इंसान बन जाना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से फिर फाइनली ये लोग क्या हुआ, ये लोग भारत में आके बस गए और ग्वालियर, ग्वालियर में ये लोग रूल करने लगे, ठीक है। और ग्वालियर में शांति के साथ बाकी यहाँ के लोकल पॉपुलेशन के साथ रह के ये लोग चालू कर दिया। वहां पर ये लोग विष्णु भक्त बन गए और इन्होंने वराहा
स्टैचू का निर्माण किया। कहां पर? ग्वालियर में। उस गांव का नाम क्या है? एरान। ईरान नहीं, एरान। ठीक है, आपको 100 वर्ड लिखना है। वराहा स्टैचू ऑफ एरान इन ग्वालियर। समझ में? तो इस तरीके से हंस खत्म हो गए, लेकिन फिर लड़ते 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 ये भी खत्म हो गए गुप्ता लोग। ठीक है, गुप्ताओं के तक आते आते हमारे देश में